अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना जरा कि फंक्शनल ग्रुप रीजन की रेंज क्या होती है और फिंगरप्रिंट की रेंज क्या होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे हैं, हमने इस मॉलिक्यूल को भी इसी सेम स्पीड से स्ट्रेच किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी 7th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं एनालिसिस पार्ट का। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ आज इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट नंबर 2 की मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आई हूं। और क्वेश्चन बैंक में हमारे ऐसे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जो पूरी यूनिट के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे आपके एग्जाम में आपको इन 10 में से 5 से 8 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। इतनी मैं तुमको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये चीजें। इससे पहले मैं यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 2 का क्वेश्चन बैंक। तो अगर अभी तक आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं पूरी यूनिट के, और वो 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। और सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं दिए मैंने तुम्हें उस पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं। और आंसर्स को तुम्हें अपने एग्जाम में लिखना कैसे है, किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या क्या लिखना है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। इतना ही नहीं, तुमको उस पूरे क्लास की नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चन के एज इट इज फॉर्मेट में आंसर जो तुम सीधा सीधा अपने एग्जाम में जाकर लिख सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएगी एज अ पीडीएफ फॉर्म में विदाउट एनी कॉस्ट, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्लास की भी पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। वहां तुमको पीडीएफ मिल जाएगी और वो पीडीएफ ऐसा समझ के चल लो इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि आज मैं लेकर आई हूं, जो मैं कल लेकर आई थी, डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन भी मिल रहा है, आंसर भी मिल रहा है, तुम्हें बस वो आंसर देखना है, समझना है, दैट इज इट। समझने के लिए मेरी ये वीडियो देख लो, इतना डिटेल में समझा दूंगी ना कि तुमने भले यूनिट 1 ना पढ़ी हो, तुमने भले यूनिट 2 ना पढ़ी हो, छोड़ दो, लेकिन ये वीडियो देख लो, तुम्हारे नंबर कद बिल्कुल गलत नहीं होंगे, तुम्हें मार्क्स इतने अच्छे मिल जाएंगे कि यू विल बी थैंकफुल कि लास्ट मोमेंट पे मैंने ये वीडियो देख ली। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। और एक लाइक कर दो यार हमारी मेहनत के लिए। हम डेली आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, वी आर नॉट केयरिंग फॉर द संडेज हॉलीडेज, नहीं, डेली आपके लिए वीडियो आ रही है। कल आपके लिए वीडियो आई थी आपकी यूनिट 1 की, आज आपके लिए वीडियो आ रही है यूनिट 2 की, नेक्स्ट डे आपके पास यूनिट 3 की वीडियोस आ जाएंगी। तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड अगर अभी तक आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना, प्ले स्टोर पर मिलेगी। एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर सारे के सारे नोट्स मिल जाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नोट्स चाहिए तो इनको जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज के साथ। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ व्हाट। मैम हमें प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूवी के बारे में सब बता दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैम ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आ जाओ समझो। लेट अस सपोज हमारे पास दिया हुआ है कोई भी सैंपल। अब जैसे ही किसी सैंपल पर आईआर रेडिएशन आकर पड़ेगी, वैसे ही क्या होगा मैम, ये जो सैंपल है ना हमारा, ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सैंपल ने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही इस सैंपल ने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना सैंपल के, वो सब वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे। एक समझाती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, सैंपल है। अब इस सैंपल पर क्या पड़ रहा है मैम, इस सैंपल पर आईआर रेडिएशन पड़ रहा है। जैसे ही आपके सैंपल ने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, इस सैंपल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। यानी जब जब आईआर किसी सैंपल पर पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे मैम, यहाँ बॉन्ड वाइब्रेशंस होने लगते हैं। और इसी वजह से बेटा जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गई ये वाली बात? यहाँ से डायरेक्ट तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो आप इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दीजिए या तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, दैट इज व्हाई हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। आईआर की रेंज, सबसे ज्यादा सवाल रेंजेस से बनते हैं। अगर आईआर की तुमसे रेंज पूछी जाए जरूर मेंशन कर देना, ये जो चीज मैं लिख रही हूँ
4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक मैम पाई जाती है हमारे पास आईआर की रेंज। अब ये जो पर्टिकुलर आईआर है तुम्हारा वो दो रीजन्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से रीजन मैम? पहला रीजन आपके पास होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, नोट डाउन कर लेना, और दूसरा रीजन आपके पास में होता है फिंगरप्रिंट रीजन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना जरा कि फंक्शनल ग्रुप रीजन की रेंज क्या होती है और फिंगरप्रिंट की रेंज क्या होती है, ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ये रही पूरी आईआर की रेंज, इनके इन दोनों रीजन्स की रेंज क्या होती है वो मैं तुम लोगों का कमेंट में वेट करूंगी। तो यहाँ पर होगा क्या मैम, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ आईआर रेडिएशन, यानी जैसे ही किसी सैंपल पर आईआर रेडिएशन आकर के पड़ जाएगा वैसे ही सैंपल क्या कर लेगा, उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा, एंड जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, दे अब्सॉर्ब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेंगे। और ये जो अब्सॉर्ब करेंगे उसके बाद मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे मैम, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करने लगेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी को, इस वाइब्रेशन करने की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे दैट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड द अब्सॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कितना रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स पे, क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उन सबकी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। किसी फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं अल्कोहल, अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर मैं तुम्हें कोई दूसरा एग्जांपल दूं साइनाइड, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप, लाइक हम किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप का यूज कर रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज रिकॉर्डेड। जो भी अमाउंट जिस फंक्शनल ग्रुप ने हमारा पास अब्सॉर्ब किया उसको क्या कर लेंगे मैम, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, यानी उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और लास्ट में हमें एक ग्राफ मिल जाता है, राइट। ये हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें ग्राफ मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको मैम हम एक नाम से जानते हैं, जिस नाम को बोला जाता है आईआर स्पेक्ट्रम। इस पर्टिकुलर प्लॉट को क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर प्लॉट को बोला जाता है मैम आईआर स्पेक्ट्रम। सवाल ये भी बनता है कि आईआर स्पेक्ट्रम यानी कि आईआर का जो प्लॉट होता है वो किस किस के बीच में बनता है। मैम आईआर का जो प्लॉट होता है ना वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर के बीच में बनता है ये प्लॉट। कुछ इस तरीके का हमारे पास ये प्लॉट होता है। आईआर का प्लॉट किस किस के बीच में बनेगा मैम, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्लॉट होगा वो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर के बीच में बनेगा। ये इस तरीके का हमारा आईआर का ग्राफ होता है, इसको हम आईआर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये जरूर एग्जाम में बना के आइएगा, इतना बेसिक्स लिखना और जरूर एग्जाम में बना के आना। देखो ये सवाल तुमसे लॉन्ग में पूछने के 100% चांस है, लॉन्ग में इतना पूरा लिख के आना, उसके बाद ये डायग्राम भी तुमको अच्छे से सुंदर तरीके से बना के आना है पूरा, है ना। जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे उतना एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे और उतने अच्छे नंबर तुम ला पाओगे। तो ये डायग्राम मैंडेटरी है, बना के आइएगा। ओके, आप समझ लेते हैं अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंस्ट्रूमेंटेशन। भाई इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जितनी भी टेक्निक्स पढ़नी है ना स्पेक्ट्रो की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट। अब देखो मैंने तुम्हें कल यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन भी सिखाया, आज मैं तुम्हें आईआर का भी बता दे रही हूँ, अभी आगे चल के मैं तुम्हें एक और स्पेक्ट्रो का बताऊंगी। तो जितने मैं इंस्ट्रूमेंटेशन करवा रही हूँ वो ध्यान से करके जाना। इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट हर जगह बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहली चीज मैम आपने कल की भी क्लास में बताई थी, आज भी बताती हूँ मैं, रेडिएशन सोर्स यानी लाइट सोर्स। जब तक आप लाइट सोर्स नहीं डालोगे, जैसे कि मेरे स्टूडियो में ऊपर लाइट लगी हुई है, अब जब तक लाइट नहीं जलेगी मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकती। मान लो अभी अगर मैं स्टूडियो की लाइट बंद कर दूं, अब मैं स्टूडियो की लाइट बंद कर दूंगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा, ना तुमको बोर्ड दिखेगा ढंग से ना मैं दिखूंगी, है ना। तो लाइट बहुत जरूरी है तभी मैं तुम लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, राइट। माइक बहुत जरूरी है तभी मैं तुम लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। सिमिलरली जब जब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे सबसे ज्यादा जरूरी है लाइट सोर्स, यानी पहले रेडिएशन निकले तो सही तब तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रेडिएशन सोर्स यानी लाइट सोर्स, जिसमें से कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन निकलता है। विच रेडिएशन,
IR रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने यूवी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लैंप्स पढ़ी थी, याद करो। यूवी के लिए अलग लैंप थी, विजिबल के लिए अलग लैंप थी, जहां से कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन निकल रहा था यूवी रेडिएशन का। यहाँ कौन निकल रहा है? यहाँ पे मैम हमारे पास में IR रेडिएशन निकल रहा है। ओके, अब तुमसे ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रेडिएशन सोर्स हैं। अब ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स तुमसे शॉर्ट में पूछे जाने के और वेरी शॉर्ट में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो, मैं तो लॉन्ग के हिसाब से करा रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताते हुए चल रही हूँ कि क्या तुमसे शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो याद रखना, पहला आपके पास हो सकता है नर्स्ड ग्लोअर, बहुत बढ़िया लाइट सोर्स होता है, रेयर अर्थ ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। ग्लोबर सोर्स जो कि सिलिकॉन कार्बाइड से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली इनकैंडेंस लैंप, इस लैंप का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से सवाल बनते हैं वो दोनों है, नर्स्ड ग्लोअर एंड ग्लोबर सोर्स। उसके अलावा हमारे पास आता है सैंपल हैंडलिंग सिस्टम। सैंपल हैंडलिंग सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सैंपल। अब ये तुम्हारे लिए अलग अलग टेक्निक पे बेस्ड होती है। जैसे अगर तुम सॉलिड सैंपल ले रहे हो तो इसकी जो टेक्निक होगी वो अलग होंगी, अगर तुम लिक्विड सैंपल ले रहे हो तो डिफरेंट टेक्निक होगा, अगर तुम गैस ले रहे हो तो अलग होगा। इसको हम बोलते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट के या सैंपल के बेसिस पर उनकी टेक्निक अलग अलग होती है, राइट। तो ये ऑलवेज डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमने सॉलिड के लिए ले रखा है तो तुम्हारी सबसे बढ़िया टेक्निक होती है प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, जो कि अल्काइल हैलाइड यानी KBr से मिलकर बनी होती है, या फिर एक मल टेक्निक भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विड्स के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए प्लेस्ड बिटवीन सॉल्ट एक अच्छी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लेट से बेसिकली प्लेट्स पे बेस्ड होती है। अगर गैस ले रहे हो तो इट कंटेन्ड इन अ गैस सेल विद IR ट्रांसपेरेंट विंडोज, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही के लिए आपके पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उन अलग अलग टेक्निक्स को आपको पढ़ना होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है वो सॉलिड है। तो ये ध्यान से कर लीजिएगा, इसकी सारी टेक्निक्स जो भी सॉलिड के लिए हमें पढ़नी है। और अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, जहां मैंने एक एक टेक्निक बहुत डिटेल में कराई हुई है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटर। यस, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है मैम? लाइट सोर्स से तो ना अलग अलग वेवलेंथ की हमारे पास कंटिन्यू बीम ऑफ रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन हमें उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उन लाइट को सेपरेट आउट करना होता है। इस सेपरेशन के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो होते हैं मोनोक्रोमेटर। क्या काम होता है इनका? इट सेपरेट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ IR रेडिएशन। अलग अलग वेवलेंथ के IR रेडिएशन को सेपरेट आउट करने का काम मोनोक्रोमेटर का है। एंड इनका बेसिकली मोनोक्रोमेटर के रूप में हम प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। प्रिज्म के अलावा हम यहाँ पर फिल्टर का यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर ग्रेटिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। लास्ट में डिटेक्टर का काम क्या होता है? जो फाइनल हमारे पास मोनोक्रोमेटर ने वेवलेंथ सिलेक्ट करी है, जो डिजायर्ड वेवलेंथ होगी वो आकर के डिटेक्टर पर पड़ेगी। डिटेक्टर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने का काम करता है। डन। तो डिटेक्टर बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड IR रेडिएशन को इजीली डिटेक्ट कर लेगा एंड उसको IR एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देगा मैम? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वही सिग्नल हमारे पास ग्राफ के रूप में बनेगा, जो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में कुछ इस तरीके से ग्राफ हमें मिल जाएगा। और कॉमन डिटेक्टर्स, ये सवाल तुमसे शॉर्ट में बहुत बार पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिटेक्टर तुम्हारे थर्मोकपल हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है। गोले सेल is a very very important detector and pyroelectric detector. All these detectors are very common and very useful detectors. तो इन सभी डिटेक्टर्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से तुम्हारा कोई सवाल में डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर का क्या मतलब है? एम्पलीफायर का काम होता है जो वीक और छोटे सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग कर देना, उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, एम्पलीफाई कर देना, ये हमारे एम्पलीफायर का काम है। फिर लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डर या कंप्यूटर होगा। अब वहां पे क्या होता है मैम? कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस हमारे पास होगा रिकॉर्डर टाइप का, जहां पे जो ग्राफ होता है हमें वो कंप्यूटर पे बना हुआ दिख जाता है। ये फाइनल हमारे पास डिवाइस है, दैट इज रिकॉर्डर और कंप्यूटर। कुछ इस तरीके का तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मैम हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है IR सोर्स। अब इस IR सोर्स से क्या निकलता है? कंटिन्यूअस बीम ऑफ IR रेडिएशन। यहाँ से कंटिन्यूअस बीम ऑफ IR रेडिएशन मैम निकलती है। अब जैसे ये IR बीम ऑफ रेडिएशन हमारे पास निकली, हमारे पास क्या आया? मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के रूप में आपको फिल्टर दिया जा सकता है, फिल्टर के अलावा तुम्हें प्रिज्म दिया जा सकता है, या प्रिज्म के अलावा तुम्हें ग्रेटिंग भी दिया जा सकता है। इनका काम क्या होता है मैम? इनका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन को
सेपरेट करना, उनको सिलेक्ट करना और उनकी वेवलेंथ के बिहाफ पे। तो हम क्या कर देंगे मैम, मोनोक्रोमेटर ने बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बीम को सेपरेट कर दिया। डन। उसके बाद हमारे पास बीम स्प्लिटर होता है। बीम स्प्लिटर के बाद फाइनल जो रेडिएशन आएगा वो डिटेक्टर से टकराता हुआ आगे जाता है। एंड डिटेक्टर के बाद हमारा पहले एम्पलीफायर में जाएगा। एम्पलीफायर में जाकर के सिग्नल, जो वीक सिग्नल्स होंगे वो थोड़ा एम्पलीफाई हो जाएंगे, एंड जो एम्पलीफाइड हो चुके होंगे वो फाइनली रीड आउट डिवाइस में जाकर के हमें सिग्नल दे देंगे। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होगा किसका मैम, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ओके, अगला क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, What are different types of molecular vibration? इनको बेटा हम modes of vibration भी बोल देते हैं। अब modes of vibration is very very important. Modes of vibration से सवाल बनता ही बनता है। जब जब तुम IR के बारे में बात करोगे, there are generally two types of mode of vibration. मैम कौन कौन से, आ जाओ समझाती हूँ, लिख लेते हैं। There are generally two types of मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। देखो, मोड ऑफ वाइब्रेशन से ज्यादातर तुम्हारा शॉर्ट और या लॉन्ग में सवाल बन सकता है, ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। मैम कौन कौन से होते हैं, अब आप हमें ये भी बता दीजिए। आ जाइए बेटा। सबसे पहला जो मोड होता है हमारे पास में वो होता है आपका स्ट्रेचिंग। इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। सबसे पहला मोड हमारे पास क्या होता है, द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेचिंग, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है बेंडिंग, ठीक है। लेकिन मैम इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझा दो, ठीक है, समझाती हूँ। जैसे कि मैं हूं और मेरे ये दोनों हाथ है, अगर मैं अपने दोनों हाथ को ऐसे करके स्ट्रेच करती हूँ, इस वाले हाथ को भी मैं ऐसे करके स्ट्रेच करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने हाथों को स्ट्रेच कर रही हूँ। यानी जब हम किसी को खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच करना। तो पहला मोड तो हो गया जब हम अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेच करेंगे पकड़ के, डन। दूसरा हो गया बेंड करना। बेंड मतलब अपने इस हाथ को मैं किसी एंगल पर रोटेट कर दूं, ऐसे करके बेंड कर दूं, दिस इज कॉल्ड एज बेंगर। ये मेरा सेंटर है, मैंने सेंटर से इस एंगल पर रोटेट किया, दिस इज बेंडिंग। यानी किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर आप बेंड करते हो तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग, या फिर अगर आप स्ट्रेच करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग भी बेटा आप फर्दर आपकी दो टाइप की होती है। मैम कौन कौन सी स्ट्रेचिंग, सबसे पहले तो आपकी आती है बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सबसे पहले कौन सी स्ट्रेचिंग आती है मैम, सबसे पहले हमारी आती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और दूसरी इस टाइप की क्या होती है मैम, दूसरी हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। यानी हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेचिंग्स अवेलेबल हैं, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। मैम समझ नहीं आया, समझाती हूँ, चलो। लेट अस सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे हैं। हमने इस मॉलिक्यूल को भी इसी सेम स्पीड से स्ट्रेच किया, इसको भी सेम से स्ट्रेच किया। मान लो मैं सेंटर पे खड़ी हूं ऐसे, रुको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये रहा एक वायर, ये रहा मेरे पास एक वायर, डन। अब इस वायर को मैंने ऐसे करके फोल्ड किया हुआ है। मैं इस तरफ से भी इसको ऐसे स्ट्रेच करती हूँ और मैं इस तरफ से भी इसको ऐसे स्ट्रेच करती हूँ, और ये बीच में कहीं इसका सेंटर मान लो। दोनों तरफ से मैंने बराबर बराबर स्ट्रेच किया। इस पर्टिकुलर दोनों तरफ से बराबर बराबर स्ट्रेचिंग को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, जब दोनों तरफ से बराबर बराबर हमने स्ट्रेचिंग किया। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं कि एक बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दे रहे हैं लेकिन दूसरे बॉन्ड को हम बहुत कम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे मैम, इस पर्टिकुलर चीजों को आप बोलोगे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो हमारे पास स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अगर हम अपने बॉन्ड्स को दोनों बराबर बराबर पार्ट्स में स्ट्रेच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर हम बराबर ना करके एक को ज्यादा और एक को कम स्ट्रेच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे स्ट्रेचिंग के टाइप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंडिंग। क्या बेंडिंग भी दो टाइप के होते हैं? यस बेटा, बेंडिंग जो है वो आपके वो भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से मैम दो टाइप के? सबसे पहला आता है आपका बेटा इन प्लेन बेंडिंग। क्या आएगा सबसे पहला मैम? सबसे पहला हमारे पास आएगा इन प्लेन बेंडिंग। और दूसरा क्या आता है मैम? दूसरा आता है आउट ऑफ प्लेन। पहला हमारे पास हो गया बेटा इन प्लेन बेंडिंग, दूसरा हो गया आउट ऑफ प्लेन। तो ये बहुत ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या है मैम। सबसे पहले तो आपके पास में एक स्ट्रेचिंग दिया है जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, एंड इधर आपका बेंडिंग है विच इज इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। ये तो मैम समझ गए, लेकिन ये थोड़ा सा और समझा दीजिए। चलिए अब हम बेंडिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैम ये बता दीजिए, बेंडिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? यस,
समझते हैं बेंडिंग को फर्दर हम क्या एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। मैम बेंडिंग आपने हमें बताया कि दो टाइप के होते हैं। पहला आपने हमें बताया कि ये होता है आपका इन प्लेन बेंडिंग, दूसरा आपने हमें बताया कि ये होता है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। चलो जी, इन प्लेन बेंडिंग में भी अब अलग अलग टाइप्स होंगे आपके पास। ये कैसे होता है मैम, आ जाओ समझाती हूँ। इन प्लेन बेंडिंग में कैसे अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले इन प्लेन बेंडिंग में आपका पाया जाता है सिजरिंग। क्या होता है मैम, सबसे पहले इन प्लेन बेंडिंग में हमारे पास आएगा सिजरिंग। सिजरिंग में क्या होगा, ऐसा समझो जैसे कि हमने क्या ले लिया मैम, आपने ले लिया हमारे पास ए, इधर आपने ले लिया बी, इधर ले लिया बी। अब अगर इस वाले बी को हम नीचे के साइड में घुमा रहे हैं और इस वाले बी को ऊपर के साइड में, यानी ये वाला भी नीचे रोटेट हो रहा है, नीचे वाला भी ऊपर, या फिर इसको अगर हम ऊपर के साइड रोटेट कर रहे हैं, इसको नीचे के साइड रोटेट कर रहे हैं, मतलब दोनों बी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सिजरिंग। तो इन प्लेन बेंडिंग का पहला टाइप क्या हो गया, पहला टाइप आपका हो गया सिजरिंग, और दूसरा आपका टाइप होता है रॉकिंग। अब मैम ये रॉकिंग क्या होता है हमारे पास, आ जाओ रॉकिंग समझाती हूँ बहुत ध्यान से। सबसे पहले वही समझते हैं, ए है, इधर भी बी है, इधर भी बी है। अगर हम दोनों बी को नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, दोनों ही बी नीचे की तरफ रोटेट हो रहे हैं, या अगर हम दोनों ही बी को क्या कर रहे हैं मैम, अगर आप दोनों ही बी को ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हो, यानी दोनों भी अगर सेम डायरेक्शन में, या तो नीचे या तो ऊपर, इस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन को कहा जाता है रॉकिंग। ये दोनों किस में आते हैं मैम, दोनों इन प्लेन बेंडिंग में आते हैं, यानी प्लेन के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। आउट ऑफ द प्लेन देखें, चलो आउट ऑफ द प्लेन में भी मैम आप हमें बता दीजिएगा कि अगर हमारे पास में एक क्या पाया जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन में सबसे पहले आपके पास पाया जाता है बेटा ट्विस्टिंग। अब मैम ट्विस्टिंग समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, आओ समझाती हूँ। लेट अस सपोज ये ए है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल है बी, लेकिन इस बार हम उनको प्लेन में आगे पीछे नहीं करेंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन करेंगे। ये बी को मैं रोटेट कर देती हूँ अबव द प्लेन, तो ये वाला बी मैं कहाँ रोटेट करूंगी, बिलो द प्लेन। या फिर अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ बिलो द प्लेन, तो ये कहाँ करना पड़ेगा, अबव द प्लेन, यानी दोनों का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में किया। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्विस्टिंग। एक और आपके पास आता है, दैट इज वैगिंग। क्या होता है मैम, ये होता है वैगिंग। अब वैगिंग क्या होता है डिटेल में समझेंगे। सेम एग्जांपल ले लेती हूं मैं आपका, ये दोनों तरफ बी है। अब देखो, अगर मैंने इसकी रोटेशन बिलो द प्लेन करी और इस वाले बी की भी रोटेशन बिलो द प्लेन करी, या मैंने इसकी रोटेशन अगर अबव द प्लेन करी तो इसकी रोटेशन भी मैंने अबव द प्लेन करी, सेम डायरेक्शन में मैंने रोटेशन करा, इसको बोला जाता है वैगिंग। समझ आया। तो स्ट्रेचिंग तो दो ही होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये बेंडिंग जो है वो भी हमारे पास फर्दर दो होते हैं, इन प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन भी फर्दर दो, सिजरिंग और रॉकिंग, और आउट ऑफ द प्लेन भी फर्दर हमारे पास दो होंगे। कौन कौन से होंगे मैम, आउट ऑफ द प्लेन भी हमारे पास में देखिए, सबसे पहले आ गया हमारा ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग के बाद कौन सा आ जाएगा मैम, ट्विस्टिंग के बाद आ जाएगा वैगिंग। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गया मैम, दीज ऑल आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। एग्जाम में ये सब लिख कर आना, दिस ऑल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। What is the IR एक्टिव मोलिक्यूल, बताना जरा IR एक्टिव मोलिक्यूल क्या होता है हमारे पास। मैम बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी मोलिक्यूल जिनमें देखो यहां पर मैं लिख देती हूं, इफ डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रेजेंट, इफ डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रेजेंट। देखो बेटा, अगर आपके पास में डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या रहने वाला है मैम, वो रहने वाला है IR एक्टिव। ठीक, लेकिन अगर डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट नहीं प्रेजेंट है, इफ डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो वो क्या रहने वाला है मैम, फिर वो हो जाएगा हमारा IR इनएक्टिव। यानी बेसिकली हमें डाइपोल मूवमेंट देखना है, अगर डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट है तो मोड IR एक्टिव, नहीं है तो IR इनएक्टिव। सिंपल सा है ये वाला। जैसे कि मॉलिक्यूल इज सेड टू बी IR एक्टिव, अगर वाइब्रेशन की वजह से डाइपोल मूवमेंट में कुछ चेंजेस होंगे। अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज हो रहा होगा तो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट है, नहीं हो रहा होगा तो नहीं है। सिंपली हम ये देख लेंगे, जैसे मैम HCl, देखिए H पॉजिटिव Cl माइनस,
यस, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है मैम, यहाँ पे हमारा डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, यानी डायनेमिक डायपोल मूवमेंट है। तो ये मोड क्या, ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया मैम, ये IR एक्टिव हो गया। सिमिलरली वाटर, वाटर के केस में क्या प्रेजेंट होता है मैम, देखिए वाटर के केस में भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है। क्या यहाँ डायपोल मूवमेंट 0 होता है, नहीं, यानी ये मॉलिक्यूल भी IR एक्टिव है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब के सब IR एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मॉलिक्यूल कोई भी डायपोल मूवमेंट में चेंज नहीं शो कर रहा है, यानी डायपोल मूवमेंट वैसा का वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या होने वाला है मैम, ये होने वाला है फिर IR इनएक्टिव, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे कि अगर हमारा ऑक्सीजन है, देखो मैम ये इधर भी ऑक्सीजन था, इधर भी ऑक्सीजन, कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, डायपोल मूवमेंट है 0, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मैम, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा IR इनएक्टिव। सिमिलरली नाइट्रोजन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, डायपोल मूवमेंट भी 0 है, IR इनएक्टिव। सिमिलरली क्लोरीन, ये सारे के सारे नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, इनमें पोलैरिटी ही नहीं आ रही है, डायपोल मूवमेंट ही नहीं चेंज हो रहा है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे मैम, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर एंड IR इनएक्टिव। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नेम टू सैम्पलिंग टेक्निक। देखो अभी अभी हम सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में ही बात कर रहे थे, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि देखो सॉलिड की टेक्निक अलग होती है, लिक्विड की अलग होती है, गैस की अलग होती है। हमसे पूछ लिया गया IR में यूज होने वाली कोई 2 सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में आप बता दो, और ये क्वेश्चन बार बार तुम्हारे एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 सैम्पलिंग टेक्निक मैम हमारे पास है, जैसे जिसमें से पहली हमारे पास हो गई KBR पैलेट मेथड। KBR पैलेट मेथड क्या होता है मैम, याद करो सॉलिड के लिए मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बताई थी, जिसमें हम क्या यूज कर रहे होंगे मैम, अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। कौन सा अल्काइल हैलाइड हमने यूज किया, पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी हमने KBR का यूज किया। सॉलिड के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक है। एंड अगर सॉलिड, इसमें सॉलिड सैंपल के साथ क्या किया जाता है मैम, सॉलिड सैंपल जो आप लोगे ना फाइनली ग्राउंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको हम KBR पाउडर के साथ यानी अल्काइल हैलाइड के पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। देन उसको हम पैलेट की सहायता से, पैलेट्स की हेल्प से प्रेस करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा मैम, पैलेट को प्लेस कर दिया जाएगा IR स्पेक्ट्रोमीटर में, एंड देन फर्दर एनालिसिस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। KBR जो है वो IR ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसका कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं आता, इसीलिए KBR को लिया जाता है, ताकि हमें कोई भी इसका इंटरफेरेंस ना मिले, हमारा जो स्पेक्ट्रम मिलना है उसमें कोई भी नॉइस ना मिले, एंड प्रॉपर एनालिसिस हो सके, इसीलिए अनरिएक्टिव KBR को हम लेते हैं। ये सवाल भी वेरी शॉर्ट में बन सकता है। नेक्स्ट लिक्विड फिल्म टेक्निक, ये लिक्विड्स के लिए हमने ले ली, दैट इज लिक्विड फिल्म टेक्निक। अगर कोई भी लिक्विड सैंपल होगा उसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे वो है लिक्विड फिल्म टेक्निक। अब इसमें लेता क्या है मैम, लिक्विड सैंपल की छोटी सी ड्रॉप ली जाती है, उसको एक डिस्क पे रखा जाता है, उसको हम कहाँ रखेंगे मैम, 2 सॉल्ट प्लेट्स के बीच में रख देंगे, और वो जो 2 सॉल्ट प्लेट होंगे उनमें बेसिकली किसका यूज करना होगा, यूजुअली NaCl एंड KBR। ये भी बनी किसकी होती है मैम, अल्काइल हैलाइड्स की। अच्छा आप ये बताइए मैम, आप हर जगह अल्काइल हैलाइड का ही यूज क्यों कर रहे हो, हम इन्हीं का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये IR ट्रांसपेरेंट होती है, IR में मिलके कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं देती, कोई दूसरे रिएक्शंस नहीं दिखाते, इसलिए हम अल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं, और फिर एक थिन फिल्म हमारे पास बन जाती है। और इन ये जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में कैसे हेल्ड होती हैं, आपस में बेसिकली कनेक्टेड होंगी, और यहाँ पर सैंपल का डायरेक्टली एनालिसिस किया जा सकता है। आपके मन में सवाल आएगा मैम दिखा दो, कुछ इस तरीके की टेक्निक हमारे पास होती है, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक। पता है ये कौन सी टेक्निक है, दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज अ प्रेस्ड पैलेट टेक्निक। दिस इज अ प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, जो किसके लिए यूज की जाती है मैम, जो पर्टिकुलरली सॉलिड के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे बेसिकली इस मशीन के थ्रू आपके कंप्रेशन किया जाता है, प्लेट्स को बेसिकली कंप्रेस करने के लिए। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, सवाल बन सकता है, सॉलिड के लिए यूज की जाने वाली पर्टिकुलर टेक्निक है ये। सिमिलरली आपके पास एक और टेक्निक है, ये पर्टिकुलर टेक्निक में क्या हो रहा है मैम, देखिए हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, यहाँ जो सैंपल होता है आपका किस फॉर्म में होता है, ये देखो मैम, यहाँ पर हमने जो सैंपल लिया है ना अपना, वो लिक्विड फॉर्म में लिया है। यानी ये किसके लिए होती है मैम, जब जब आपके पास में सैंपल लिक्विड दिया होगा, ये देखिए इस हमने एक छोटी सी पानी की ड्रॉप या सैंपल की ड्रॉप कहाँ डाली, अपनी डिस्क के ऊपर डाली, और ये डिस्क किसकी बनी होगी मैम, ये डिस्क जो है वो हमारी अल्काइल हैलाइड की बनी होगी। किसके लिए यूज करते हैं मैम, लिक्विड सैंपल्स के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं। डन, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, 2 हमसे पूछी थी, हमने वो दोनों बहुत ही इजिली यहाँ पर बता दी। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है डिफाइन फिंगरप्रिंट रीजन। अभी मैंने क्वेश्चन 1 में ही तुमसे ये सवाल पूछा था, याद है,
IR की रेंज कितनी होती है मैम? अगर आप सिर्फ IR की रेंज पूछोगे तो ये होती है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी गुड बेटा। जो कि फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से दो पार्ट? एक होता है मैम फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा होता है मैम फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है बेटा। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उसकी पता है रेंज कितनी होती है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लेना। फंक्शनल ग्रुप की होती है बेटा 4000 से 1500 सेंटीमीटर, 1500 या 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और फिंगरप्रिंट की कहां से होती है मैम? 1400 से या 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या होती है मैम? रेंज होती है। तो फिंगरप्रिंट रीजन बेसिकली 1500 से 400 या 1400 से 400 कुछ भी है, चल जाएगा आपका। ये हमारे पास रेंज किसकी होती है? फिंगरप्रिंट की रेंज होती है, राइट। अब फिंगरप्रिंट रीजन होता क्या है मैम? कॉम्प्लेक्स और यूनिक होता है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, भले ही उन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप आपका सेम लगा हो, लेकिन उन्हीं दोनों का फिंगरप्रिंट हमेशा अलग होता है। कैसे? जैसे हम ह्यूमन बींग्स का, जैसे आप हो, आपके घर पे आपके छोटे भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आप सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका ब्लड रिलेशन है, बट ब्लड रिलेशन होने के बाद भी आपके फिंगर्स का जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग है। आपका आपके मम्मी पापा से मैच नहीं कर सकता, आपका यूनिक है। सिमिलरली बेटा हर एक कंपाउंड के लिए उनका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जो भले ही फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन उनका फिंगरप्रिंट रीजन हमेशा अलग होता है। तो इस फिंगरप्रिंट का ही एक रीजन होगा जो रेंज होगा 1500 से 400। ये होता किस लिए? ताकि किसी भी कंपाउंड की एक यूनिक आइडेंटिटी की पहचान की जा सके, इसके लिए वो रेंज होता है हमारे पास में। ठीक है। जैसे कि अगर टू कंपाउंड्स हैं, दोनों में ही OH ग्रुप है, यानी दोनों में क्या पाया जा रहा है मैम? दोनों में ही सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बाद भी आपको जो फिंगरप्रिंट रीजन मिलेगा बेटा वो इन लोगों का बिल्कुल अलग मिलने वाला है। यानी फिंगरप्रिंट रीजन विल ऑलवेज बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, नो मैटर इफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम और नॉट। ये शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा ध्यान से इसकी रेंज समझ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग में बनेगा। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा along with interference in flame photometry। फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल समझना है, फ्लेम फोटोमेट्री में इंटरफेरेंस समझना है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझना है। एक ही सवाल में तीन चीजें, लॉन्ग में बनने के 100% चांस है इस सवाल को, और इससे शॉर्ट्स में तो पता नहीं कितने सवाल बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेम का प्रिंसिपल कि मैम जो फ्लेम फोटोमेट्री है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सबसे पहले तो फ्लेम फोटोमेट्री में इमिशन ऑफ लाइट होता है, यानी ये इमिशन पे काम करेगा। इसमें रेडिएशन का क्या करना पड़ेगा मैम? इमिशन करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ लाइट सोर्स ना लेकर हम जो हमारी फर्नेस होती है वही एक प्रॉपर लाइट सोर्स के जैसे काम करती है। ये पर्टिकुलरली फ्लेम फोटोमेट्री जो है ना वो लाइट के इमिशन पे बेस्ड है, जैसा मैंने अभी अभी बताया। यानी हमारे पास एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पे अवेलेबल है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपनी एनर्जी को इमिट करता है तो एनर्जी इमिट करके वापस कहाँ आ जाएगा? वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और इसी इमिटेड एनर्जी पे बेस्ड होती है हमारी फ्लेम फोटोमेट्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर किसी भी सैंपल को बेसिकली जो कि मेटल आयंस होते हैं उनको हम फ्लेम में डालते हैं। कोई सी भी फ्लेम में हमने क्या किया? डाल दिया। जहां पे हमारे पास हीट होती है यानी थर्मल एनर्जी होती है, और इस एनर्जी की वजह से क्या होगा मैम? इस पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी की वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ना वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे? एक्साइट होके फर्दर ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, यानी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे? बेसिकली ग्राउंड स्टेट से ये हमारे पास चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एज दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे वैसे ही थोड़ी बहुत एनर्जी को ये क्या करेंगे मैम? रिलीज करने का काम करेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा मैम? इसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट की एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। एंड इस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके कंसंट्रेशन के। डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत भूलना। ये क्या हो गया मैम? ये आपने प्रिंसिपल बता दिया फ्लेम का। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन 100% आने के चांसेस हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पार्ट होता है वो होता है नेब्यूलाइजर। अब मैम ये नेब्यूलाइजर क्या होता है? नेब्यूलाइजर बेटा एक ऐसा कंपाउंड होता है या एक ऐसा टर्म होता है जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड सैंपल होता है
वो वेपराइज होना शुरू कर जाता है, यानी ये लिक्विड सैंपल को एक फाइन मिस्ट में यानी जेल के जैसी टेंडेंसी में, थिक जेल की कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फ्लेम, यानी जो हमें मिस्ट मिलकर तैयार हुआ है ना, उसके ऊपर हम क्या डालते हैं मैम, हम अपनी फ्लेम पे वो रख देते हैं उसको, जिसमें ऑब्वियस सी बात है फ्लेम है तो हीट होगी, जिसकी वजह से एटम्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे मैम, एक्साइट हो जाएंगे। डन। उसके बाद मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर फिल्टर कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग अलग करेंगे। इनका तो काम आप जानते ही हो, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स को सेपरेट आउट करना इनका काम होता है। उसके बाद में मैम आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर फाइनली जो रेडिएशन इनसे निकलेगा उसको क्या करने का काम करेंगे मैम, उनको फर्दर डिटेक्ट करने का काम करेंगे, जो भी इमिटेड लाइट से इंटेंसिटी हमारी निकल रही होगी। देन लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या बनता है मैम, लास्ट में बनता है रीड आउट डिवाइसेस, जो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिकली हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, रीड आउट डिवाइसेस में क्या होने वाला है मैम, रीड आउट डिवाइसेस में फाइनली आपको सारे के सारे ग्राफ्स मिल जाने वाले हैं, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे। इंटरफेरेंसेस, सवाल बढ़िया है। सबसे पहला इंटरफेरेंसेस क्या होता है मैम, पहला इंटरफेरेंसेस हमारे पास स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। अब ये क्या है मैम, इट ओवरलैप्स इमिशन लाइंस फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। अगर अलग अलग एलिमेंट की लाइन जो है वो ओवरलैप करती है तो जो बनता है वो ये होता है हमारे पास, राइट। इसके लिए हमें नैरो बैंड फिल्टर का या फिर मोनोक्रोमेटर का यूज करना मस्ट होता है। केमिकल इंटरफेरेंस कब बनते हैं मैम, अगर स्टेबल कंपाउंड है जो फ्लेम में डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो उनके फॉर्मेशन की वजह से। इसके एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम में फॉर्म स्टेबल कैल्शियम फॉस्फेट, जो सिग्नल की इंटेंसिटी को काफी ज्यादा रिड्यूस करने का काम कर रहा है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है मैम, रिलीजिंग एजेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज लैंथेनम। उसके अलावा आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, हाई फ्लेम टेम्परेचर्स पे बेसिकली ये मिलेंगे, एटम्स को फर्दर आयनाइज कर दिया जाएगा एंड इसकी वजह से जो न्यूट्रल एटम्स हैं डिक्रीज हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है आयनाइजेशन सप्रेसर्स को ऐड कर देना। जैसे जब आप माइक यूज करते हो नॉइज सप्रेसर्स लगे होंगे नॉइज कम करने के लिए, वैसे यहां पर आपके आयनाइजेशन सप्रेसर्स लगे होते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्या है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट मैम। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, नो इमिशन, हियर अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विल टेक्स प्लेस। इसी के नाम पर इसको हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यानी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को क्या करेगा मैम, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करते ही जैसे ये, तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अपने सारे टाइप के इंटरफेरेंसेस के बारे में। देखो, जो कि स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, केमिकल इंटरफेरेंस, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब हम समझते हैं अपने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल से। यानी मैम जो हमारा AAS होता है ना, ये पर्टिकुलरली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जैसा कि बेटा आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मैम हमारे रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। दैट मींस हम सिंपली बोल सकते हैं दैट अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज टेकिंग प्लेस हियर। मैम किस तरीके से अब्जॉर्प्शन होगा, आओ समझाती हूँ। ये हमने क्या बना लिया मैम, आपने दो स्टेट्स बना लिए। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही इस पे कोई ना कोई रेडिएशन पड़ेगा बेटा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, ये हाई एनर्जी रेडिएशन पे चला जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड आपका AAS होता है, जिसमें हमारे लाइट का यानी रेडिएशन का एब्जॉर्ब होता है। कौन करता है मैम, जो भी फ्री एटम होंगे वो इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे, और ये ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से मैम एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा सवाल बनता है कि ये जो रेडिएशन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, ये सवाल हर बार रिपीट होता है। रेडिएशन निकलेगा मैम हॉलो कैथोड लैंप से, और इस हॉलो कैथोड लैंप को शॉर्ट फॉर्म में HCl के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रेडिएशन निकलेगा, हमेशा याद रखना, HCl यानी हॉलो कैथोड लैंप से निकलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, जो हमारा लाइट अब्सॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसी अमाउंट पे हमारा ये रेडिएशन का क्या होगा, अब्सॉर्प्शन। तो ये क्या हो गया मैम, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेल में इसका प्रिंसिपल आपको समझा दिया।
थोड़ा थोड़ा इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी बात कर लेते हैं, यानी जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो पर्टिकुलरली किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैम हॉलो कैथोड लैंप आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलो कैथोड लैंप, जिसको शॉर्ट में HCl भी बोलेंगे, यहां से आपका कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकल रहा होगा, लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, इमिट करेगा लाइट को, जो कि डिफरेंट हमारे पास वेवलेंथ की होगी। देन आते हैं नेबुलाइजर एंड बर्नर। नेबुलाइजर का काम क्या होता है? लिक्विड सैंपल को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करने का काम नेबुलाइजर का होता है, और फिर उसको हम कहाँ डाल देंगे मैम? फ्लेम में डाल देंगे, जहां पे थर्मल एनर्जी होती है, जो बेसिकली फ्री एटम को प्रोड्यूस करके दे देगा। फिर हमारे पास मोनोक्रोमेटर जो होता है, उसका काम क्या होता है मैम? ये डिफरेंट वेवलेंथ को, उनकी डिफरेंट रेडिएशन को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट एंड सेपरेट करने का काम करता है। देन आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम ये होता है कि जो डिजायर्ड वेवलेंथ है, जो फाइनल वेवलेंथ है, उस पर्टिकुलर को डिटेक्ट करना, ये इनका काम हो गया। एंड लास्ट में हमारा कंप्यूटर यानी रीड आउट डिवाइस हो जाएगा, जो फाइनली हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, सिग्नल्स के रूप में आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये क्या हो गया? दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ AAS। ओके, देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, हर जगह बनने वाला है। व्हाट टाइप ऑफ डिटेक्टर इज यूज्ड इन फ्लेम फोटोमीटर? देखो, इससे पहले मैं तुम्हें फ्लेम का पूरा समझा चुकी हूँ कि फ्लेम का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, फ्लेम का प्रिंसिपल भी समझा चुकी हूँ। अब ये समझ लो कि फ्लेम फोटोमीटर में डिटेक्टर कौन सा यूज किया जा सकता है। ये शॉर्ट में सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं, और वेरी शॉर्ट में तो ऐसे सवाल ही बनते हैं। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब जगह ऐसे सवाल बनते हैं। सुनिए, द मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इज फोटोसेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये दो ऐसे डिटेक्टर हैं जिनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। पहला फोटोसेल, दूसरा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को शॉर्ट में हम PMT भी बोलते हैं। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बता दो मैम। फोटोसेल क्या होता है मैम? फोटोसेल को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं, या तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोल दो या तो फोटो सेल बोल दो, एक ही बात है। ये क्या करेंगे मैम? ये लाइट को, बेसिकली जो हमारे पास लाइट होती है, एक्साइटेड एटम जिसको इमिट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी जो एक्साइटेड एटम है, उन्होंने जो लाइट इमिट करी, रेडिएशन इमिट किया, उस इमिटेड रेडिएशन को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है फोटोसेल का। ये सुटेबल किसके लिए होते हैं मैम? मॉडरेट इंटेंसिटी के सिग्नल्स के लिए। ये अगर हमारे पास बहुत ही हाई इंटेंसिटी का सिग्नल आ गया, उनके लिए मॉडरेट नहीं होंगे। दीज आर ओनली सुटेबल फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी सिग्नल्स। अगर हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी PMT के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनफैक्ट ये अपनी सेंसिटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं। फोटो सेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सेंसिटिव होंगे, एम्पलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इनफैक्ट अगर बहुत वीक सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं जो फोटो सेल नहीं कर पाता था, वो इनको भी एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दे आर प्रिफर्ड when high sensitivity and low detection limit are required। हाई सेंसिटिविटी जब रिक्वायर्ड होती है, तब आप यूज करोगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को, PMT को, रादर देन फोटो सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, नेम 2 एलिमेंट्स एस्टिमेटेड यूजिंग अ फ्लेम फोटोमेट्री। ये जो फ्लेम फोटोमेट्री है, यहाँ पे किन एलिमेंट्स को एस्टिमेट किया जा सकता है, आप उनके बारे में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जिनको एस्टिमेट कर सकते हैं वो है सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल। ये आयनाइज्ड फॉर्म में इनको एस्टिमेट किया जाएगा, जैसे कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज के रूप में। दोनों हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं, और दोनों को उनके पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में हम एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके अलावा तुम कुछ और मेटल को भी एस्टिमेट कर सकते हो, जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, लिथियम हो गया, ये भी एस्टिमेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा सबसे कॉमन क्या होंगे, तो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम सबसे कॉमन होंगे। अदरवाइज यू मे यूज कैल्शियम एज वेल एज लिथियम। ये बेसिकली हमारे पास एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जो इजिली एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइट होकर रेडिएशन का इमिट करने लग जाएंगे। इस वजह से हम सबसे ज्यादा इनका यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नेफ्लोटर्बिडोमेट्री। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आने के चांसेस 100% है इसके। हमें नेफ्लोटर्बिडोमेट्री के बारे में उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्लियर करना है एंड उसके एप्लीकेशन क्लियर करने हैं। सुनो, सबसे पहले तो नेफ्लोटर्बिडोमेट्री में क्या टेक्निक्स आती हैं। नेफ्लोटर्बिडोमेट्री इकलौती ऐसी टेक्निक है जो फर्दर दो टेक्निक्स को इन्वॉल्व करती। मैम कौन सी टेक्निक्स, आओ समझाती हूँ। पहली नेफ्लोमेट्री, दूसरी टर्बिडोमेट्री, और नेफ्लोमेट्री टर्बिडोमेट्री को कंबाइन करके बनती है आपकी नेफ्लोटर्बिडोमेट्री। दो इंडिविजुअल टेक्निक यहाँ पर कंबाइन होती है। अब मैम नेफ्लोमेट्री में क्या होता है बताइए। इट मेजर्स स्कैटर्ड लाइट। जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, उनको बेसिकली मेजर करने का काम
नेफ्लोमेट्री का है। टर्बिडोमेट्री का क्या काम है? इट मेजर्स ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिट हो गई, मतलब किसी से टकरा कर निकल गई, उस ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करने का काम टर्बिडोमेट्री का है। और दोनों जब यूज की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्लोटर्बिडोमेट्री। इनका यूज टर्बिडिटी यानी किसी सैंपल की क्लाउडनेस जानने के लिए किया जाता है, क्लाउडीनेस जानने के लिए किया जाता है। कोई भी सैंपल कितनी टर्बिडिटी शो कर रही है, कितनी इंप्योरिटी शो कर रही है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्निक का काफी ज्यादा यूज करेंगे। अब देख लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको इतना ध्यान से रखना, सेव करके रख लेना एकदम संभाल के, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। देखो, सबसे पहले तो देखो लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए। देखेंगे मैम, ये एक ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल बीम हमें प्रोवाइड करते रहे, मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पे बीम ज्यादा कहीं पे कम, नहीं, बिल्कुल स्टेबल लाइट सोर्स कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए। किसमें मैम? इसका ये फंक्शन हो गया। दूसरा, इट यू बेसिकली क्या लेंगे हम एज अ लाइट सोर्स? मैम टंगस्टन लैंप आप ले सकते हो, जैसे हम यूवी में लैंप यूज करते थे वैसे यहाँ पर भी हम टंगस्टन लैंप का यूज कर सकते हैं। मैम सैंपल होल्डर में क्या काम होता है? सैंपल होल्डर का काम होता है इट होल्ड्स द सैंपल, इसके अंदर आप अपने सैंपल को होल्ड करके रख सकते हो। एंड बेसिकली इट होल्ड्स द लिक्विड सैंपल, जिसमें क्या होते हैं मैम? सस्पेंडेड पार्टिकल्स कंटेन होते हैं। ये जनरली ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, ग्लास यहाँ पर आप लोगे। मोनोक्रोमेटर या फिल्टर, इनका काम तो मैम हमें पता ही है, ये डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन होता है ना, उनको सेपरेट करने का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेट और स्पेसिफिक रीडिंग हमें मिले, जिसके लिए अलग अलग वेवलेंथ को स्पेसिफाई करता है मोनोक्रोमेटर। देन आता है फाइनली डिटेक्टर, ये जो हमारी रेडिएशन निकलेगा फाइनल वाला, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे नेफ्लोमेट्री में अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री के एंगल पर आपका लाइट सोर्स से रेडिएशन डिटेक्ट करेगा, और अगर टर्बिडोमेट्री में देखोगे तो डिटेक्टर जो होगा वो इन लाइन 0 डिग्री पे होगा, और इस एंगल को डाईहेड्रल एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये एंगल से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम होता है मैम जो भी वीक टाइप के सिग्नल्स आने वाले हैं उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करना, स्ट्रॉन्ग कर देना। यहाँ पर हमें इंश्योर करना होता है कि सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसका फर्दर एनालिसिस किया जा सके। देन लास्ट में आपका रीड आउट डिवाइस आता है। इसका तो हमें सबको पता है कि रीड आउट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जहां फाइनली हमें अपना कंप्यूटर की स्क्रीन पर ग्राफ मिल जाता है। पूरी एनालिसिस रिपोर्ट हमें अपने रीड आउट डिवाइस पे देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हो गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में इसके एप्लीकेशन हम यूज होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर तुम्हें सस्पेंशंस, इमल्शंस, इन सब का अगर एस्टिमेशन करना है आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंजेक्टेबल्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ पार्टिकुलेट कॉन्टेमिनेशन, इसका काफी ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा बहुत सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि मैम प्रोटीन्स का मेजरमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो गया। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का एस्टिमेशन अगर हो गया, या फिर वाटर एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग, वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, एनवायरमेंट में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है, वाटर टर्बिडिटी यानी वाटर कितना ज्यादा प्योर है इसका देखना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मॉनिटर करना, ये सब इनका एनवायरमेंटल यूज हो गया। उसके अलावा फूड इंडस्ट्री में मिल्क हो गया, जूस हो गए, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी प्योरिटी के बारे में देखना, उनकी प्योरिटी को चेक करना, इन सभी जगह हमारे इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। दैट इज वाई नेफ्लोटर्बिडोमेट्री आजकल इतनी ज्यादा यूज की जा रही है, चाहे आपके खाने के आइटम्स हो, चाहे क्लिनिकल अप्लायंसेस हो, उन सभी जगह टर्बिडिटी तुरंत मेजर की जा सकती है इस पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू। डन। फिर हम क्या देखेंगे मैम? फिर आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एएएस का प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एएएस का प्रिंसिपल किया था, जस्ट अ मिनट बिफोर, थोड़ी देर पहले हमने एएएस का प्रिंसिपल किया था। प्रिंसिपल आपको वहां से मिल जाएगा। ये रहा हमारा पूरा सोर्स, पूरा हमारा डायग्राम। ये सेम चीज मैं आपको करवा चुकी हूँ, सेम टू सेम चीज, पूरा प्रिंसिपल भी बता चुकी हूँ, एएएस के बारे में बाकी चीजें भी बता चुकी हूँ। ये देखो भाई, इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे हमें एक बार डायग्राम भी पूछा गया है, समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा मैम? सबसे पहले हमारे पास होता है हॉलो कैथोड लैंप। अच्छा, हॉलो कैथोड लैंप होता क्या है मैम? हॉलो कैथोड लैंप आपका एक तरीके का रेडिएशन सोर्स है। यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से आपका कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? निकल रहा है।
डन। फिर हमारे पास क्या होगा मैम, फिर हमारे पास में बेसिकली सैंपल होता है। जनरली ये जो सैंपल लेंगे ये किस फॉर्म में होता है मैम, सैंपल हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अब ऐसे तो हम इसका एनालाइज करने नहीं वाले, हम यहाँ पर यूज करेंगे नेब्यूलाइजर का। किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे मैम आप यूज कर रहे हो नेब्यूलाइजर का। अब नेब्यूलाइजर क्या कन्वर्ट करते हैं, नेब्यूलाइजर जो आपका लिक्विड का सैंपल है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको मैम फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम कहाँ रख देंगे, जिसको मैम हम अपने फ्लेम के ऊपर रख देंगे। कहाँ रख देंगे मैम, फ्लेम के ऊपर। जैसे ही फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसमें प्रेजेंट है थर्मल एनर्जी, यहाँ तुम्हारे एटम्स ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे मैम, यहाँ फ्री एटम्स हमें रिसीव हो जाएंगे। और ये जो तुम्हें फ्री एटम्स मिले हैं फिर इनका क्या होगा मैम, फिर इनका फर्दर एनालिसिस कर लिया जाएगा। यहाँ लगे होते हैं आपके मोनोक्रोमेटर, यानी हम फिल्टर्स भी बोल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट रेडिएशन को सेपरेट करना इनका काम है। फिर जो वेवलेंथ निकलेंगे वो कहाँ तक जाएंगे, एम्पलीफायर तक। एम्पलीफायर वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। देन फाइनली हमारे डिटेक्टर तक सिग्नल पहुंचेंगे, डिटेक्ट करके रिकॉर्डेड में हमारा कंप्यूटर में फाइनली ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास एएएस का कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। प्रिंसिपल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बहुत डिटेल में, आप इसी पीडीएफ में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। तो आज हमने अपनी क्वेश्चन बैंक पूरी खत्म कर ली यूनिट 2 के लिए भी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी क्वेश्चन बैंक्स कैसी लग रही हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है यानी, और जरूर से अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। थैंक यू।